Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं Environment and Ecology MCQ Part 2. So without wasting time, let's start the video. So the question number first on your screen is National Climate Conclave 2023 was held in which city? जो हमारी नेशनल क्लाइमेट कनक्लेव 2023 थी वो किस शहर में आयोजित की गई थी? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी मुंबई. So the right answer for this question is your option C, that is लखनऊ. जो हमारी नेशनल क्लाइमेट कनक्लेव 2023 थी वो लखनऊ शहर में आयोजित की गई थी. सो अगर देखें हम ये जो नेशनल क्लाइमेट कनक्लेव 2023 है ये इनके द्वारा जो थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी. सो it was jointly organized by Union Ministry of Environment, Forest and Climatic Change और साथ में इनकी थी यूपी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज. इन दोनों के द्वारा ये जो थी आयोजित की गई थी. फिर अगर देखा जाए ये जो कनक्लेव थी ये 10th of April to 11th of April 2023 में ये जो थी टेक प्लेस की गई थी, शेड्यूल की गई थी. ठीक है, और ये 2 दिन की जो थी ये कनक्लेव थी. इट इज अ 2-day कनक्लेव. ठीक है, विच इज शेड्यूल टू टेक प्लेस फ्रॉम 10th to 11th April, 10 to 11 April 2023. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में आ सकता है, क्योंकि अगर हम करंट अफेयर के ऊपर भी देखें तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है हमारे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में. फिर अगर ये क्वेश्चन भी साथ में वो पूछ सकते हैं ये जो नेशनल क्लाइमेट कनक्लेव है किसने इनॉग्रेट की थी? सो ये जो कनक्लेव थी ये यूपी के हमारे जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ. ठीक है जी, कौन है जी? योगी आदित्यनाथ. और इनके साथ हमारे जो यूपी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव. इनके द्वारा जो थी वो क्या और इनॉग्रेट की गई थी. सो ये क्वेश्चन भी आप याद रखें. कुछ और पॉइंट आप याद रख सकते हैं, लाइक यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं. कभी कभी पूछ लेते हैं गवर्नर ऑफ यूपी कौन है? जो गवर्नर हैं, ठीक है जी, गवर्नर. सो जो यूपी के गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है आनंदीबेन पटेल. ठीक है जी, ये वहाँ के गवर्नर है. और कुछ और भी काफ़ी सारी, क्योंकि हम इन्वायरमेंट पे जो हमारी सीरीज शुरू की गई है तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं उनके बारे में पूछते हैं. तो यूपी में भी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, लाइक अगर देखें हमारे पास हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारे पास. उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास नेशनल चंबल सेंचुरी हमारे पास जो है वो यूपी में है. उसके बाद चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. ठीक है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी में. उसके बाद नवाबगंज, ये भी इंपॉर्टेंट है, नवाबगंज बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी जो है वो यूपी में है. ठीक है, सो ये वाले क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरह से भी वो क्वेश्चन फ्रेम करके एग्जामिनर पूछ सकता है. ठीक है, सो जो नेशनल क्लाइमेट कनक्लेव 2023 है वो लखनऊ में आयोजित की गई थी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड. जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो कब स्टार्ट किया गया था? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1976 एंड ऑप्शन डी 1977. तो आप भी जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो भी साथ अपना जो है वो ये इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें और वो देखें वो कितने नंबर उन्होंने आपने लाए हैं. ठीक है, सो जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो 19
1973 में स्टार्ट किया गया था। सो द ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है जी। सो जो प्रोजेक्ट टाइगर था दैट वाज लॉन्च इन 1973 विद द 9 टाइगर रिजर्व फॉर कंजर्विंग द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडियाज नेशनल एनिमल दैट इज द टाइगर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर अगर हम देखते हैं कुछ ऐसी अर्जेंसी सी दैट कंसीडरिंग द अर्जेंसी ऑफ दिस सिचुएशन, जो प्रोजेक्ट टाइगर था दैट हैज बीन कन्वर्टेड अ स्टैच्यूरी अथॉरिटी, दैट वाज कन्वर्टेड इनटू अ स्टैच्यूरी लाइक अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी as the national tiger conservation authority by जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी था किनके द्वारा, by providing enable provision in the life protection act of 1972। ठीक है, थ्रू एन अमेंडमेंट वाया दिस जो थी हमारी कौन सी जी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 206 के द्वारा की थी। सो दिस फॉर्म्स वन ऑफ द अर्जेंट रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जो टाइगर प्रोजेक्ट था वो 1973 में स्टार्ट किया गया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज ओजोन लेयर इज इन, जो हमारी ओजोन लेयर है वो कहां पे पाई जाती है। सो द ऑप्शन आर ऑप्शन ए थर्मोस्फेयर, ऑप्शन बी मीजोस्फेयर, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फेयर एंड ऑप्शन डी ट्रोपोस्फेयर। So the right answer for this question is your option C, that is stratosphere। जो हमारी ओजोन है वो कहाँ पाई जाती है, हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, सो द ओजोन लेयर इज इन द अर्थ stratosphere, a region of the atmosphere that is around 10 to 15 kilometer above the earth surface and extended up to the 50 kilometer। ठीक है, वहां रहता है। ठीक है, फिर अगर कुछ और पॉइंट हम इसके ऊपर डिस्कस कर ले। ठीक है जी, ये जो ओजोन लेयर है, एक्चुअली ये ओजोन लेयर एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारी जिंदगी को बचाने के लिए इस हमारी अर्थ पर, क्योंकि जो सन की हार्मफुल रेडिएशन होती है वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। सो ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है ये क्या करती है, ये फिल्टर करती है जितनी भी अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस होती हैं, होती हैं। ठीक है, जितनी भी अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस होती हैं उसको ये क्या करता है, फिल्टर कर देता है जमीन पर पहुंचने से पहले। ठीक है जी, उसके बाद अगर देखें ये जो ओजोन है, द ओजोन लेयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ O3 मॉलिक्यूल से ये कंपोज्ड होती है, विच फॉर्म व्हेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन एटमॉस्फेयर आर एक्सपोज्ड टू द अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस। ये भी आप याद रखें। फिर अगर देखें जो हमारी ओजोन लेयर है दैट इज थिकेस्ट, ये बहुत ही क्या है, थिकेस्ट है। ठीक है, बहुत ही थिकेस्ट है। कहां पे, इक्वेटर पे ये बहुत थिक रहती है। एंड थिनेस्ट, और जो ये थिनेस्ट है वो कहां पे रहती है, वो हमारे नियर पोल रीजन में जो है हमारी जो ये जो ओजोन लेयर है ये क्या रहती है, थिनेस्ट रहती है। ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर कुछ और पॉइंट डिस्कस कर ले, लाइक अगर हम देखें ट्रोपोस्फियर, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, अगर हम ट्रोपोस्फियर के बारे में देखें, ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, यहां पे जितना भी वेदर है, वेयर द वेदर ओकर्स एंड वेयर वी लिव, जहां पे जितना भी वेदरिंग फिनोमिना है ये टेक प्लेस करता है और जहां पे हम सारे ह्यूमंस रहते हैं उसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। फिर अगर हम देख लें स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर कुछ पॉइंट डिस्कस कर लें, तो स्ट्रेटोस्फियर का क्या काम रहता है, दिस स्ट्रेटोस्फियर कंटेन ओजोन। ये क्या करती है, ओजोन, यहाँ पे ओजोन लेयर है जो स्ट्रेटोस्फियर है हमारी, और ये क्या करती है, ये हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन से, ये हमारी अर्थ को
प्रोटेक्ट करती है। फिर अगर हम कुछ और मीजोस्फीयर के ऊपर अगर हम, क्योंकि हम अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है जी, इन पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो मीजोस्फीयर में क्या होता है, मीजोस्फीयर हमारी जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, सो वेयर मीट्रॉइड्स, जहां पे जितने भी मीट्रॉइड्स होते हैं, मीट्रॉइड्स जो होते हैं क्या होते हैं, बर्न अप अपॉन इंटरिंग इन द एटमॉस्फेयर। जितने भी मीट्रॉइड्स होते हैं, ठीक है, वो अर्थ पे इंटर होने से क्या करते हैं, वहां पे वो मीजोस्फीयर में बर्न हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें थर्मोस्फीयर, सो थर्मोस्फीयर क्या होता है, कंटेन द आइनोस्फीयर एंड वेयर एरोराज ओकर्स। आपने सुना होगा एरोराज बोरेलिस एंड एरोराज ऑस्ट्रेलिस, तो यहाँ पे ये क्या आइनोस्फीयर ओकर करती है। और उसके बाद अगर देखें हमारे पास एक्सोस्फीयर रहती है, वेयर द अर्थ एटमॉस्फेयर ब्लेंड इनटू द स्पेस, आगे होता है, ठीक है जी। सो ओजोन लेयर कहाँ पे होती है, सो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। सो स्ट्रेटोस्फीयर जो होती है हमारे जो है अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है, फिल्टर आउट करती है। सो इट एक्ट एज एन अम्ब्रेला, ये एक्ट एज एन अम्ब्रेला भी करती है, क्योंकि यही जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है, फिल्टर कर देती है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, Which one of the following is important strategy for the conservation of biodiversity? इनमें से कौन सी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, बचाते हैं या तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, ठीक है जी। सो बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मने वराइटीज ऑफ फॉर्म, ठीक है जी। लाइफ प्लस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है जी। बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। सो द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी बोटेनिकल गार्डन, ऑप्शन सी नेशनल पार्क, ऑप्शन डी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। So the right answer for this question is your option A, that is बायोस्फीयर रिजर्व। जो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, वो हमारी है बायोस्फीयर रिजर्व। सो बायोस्फीयर रिजर्व जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद द ट्रेडिशन ह्यूमन लाइफ इज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस बायोस्फीयर रिजर्व रहती है, ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, एक्चुअली दीज रिजर्व जो थे ये क्या इसको इस्टेब्लिश किया था टू प्रोटेक्ट द लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल हैबिटेट देन आर टिपिकल नेशनल पार्क और द एनिमल सेंचुरीज जो हमारी होती हैं उनको करने के लिए, ठीक है। सो अगर देखा जाए हमारे पास देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो हमारे पास है, बायोस्फीयर रिजर्व हमारे जो इंडिया में हैं। बायोस्फीयर रिजर्व 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे इंडिया में फिलहाल हैं, ठीक है। सो इसके बीच अगर देखें बायोस्फीयर रिजर्व में इट इंक्लूड लाइक हमारे पास टेरिशियल्स होते हैं हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व, मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे पास और उसके बाद देखा जाए हमारे पास कोस्टल इकोसिस्टम रिजर्व रहते हैं। यहाँ पे जो हम जो भी चीज़ें हैं उनको कंजर्व करते हैं, ठीक है जी। सो कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सो बायोस्फीयर रिजर्व रहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, इंडेंजर्ड स्पीशीज आर लिस्टेड इन। जो इंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, जो ऐसी स्पीशीज जो खत्म होने या जिनको खतरा रहता है खत्म होने का इस दुनिया से, तो वो कौन सी बुक में जो है वो लिस्टेड की जाती हैं। सो ऑप्शन आर डेड स्टॉक बुक, ये ऐसा तो कुछ है नहीं है, रेड डाटा बुक, लाइव स्टॉक बुक और नन ऑफ दीज अबव। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सो द जितनी भी इंडेंजर स्पीशीज हैं वो हमारी ऑप्शन बी दैट इज रेड डाटा बुक में जो है वो लिस्टेड की जाती हैं। रेड डाटा बुक में क्या की जाती हैं, लिस्टेड की जाती हैं। सो ये भी क्वेश्चन भी कभी कभी पूछते हैं कि ये जो रेड डाटा बुक है ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। सो ये जो पब्लिश की जाती है IUCN के द्वारा ये जो है पब्लिश की जाती है रेड डाटा बुक, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं
तो इसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। जितनी भी हमारी जो स्पीशीज़ होती हैं उनको क्लासीफाइड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, तो ये रेड डाटा बुक में सारी जो हैं वो लिस्टेड की जाती हैं जितनी भी इंडेंजर स्पीशीज़ होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अमंग बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर सिस्टम इज, हमारा जितना भी बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, और एक होता है ए बायोटिक दैट इज द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। सो इनमें से अगर देखा जाए कौन सा ऐसा कंपोनेंट है इकोसिस्टम का जो प्रोड्यूसर सिस्टम में आता है, सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए काउ, ऑप्शन बी पीकॉक, ऑप्शन सी टाइगर एंड ऑप्शन डी ग्रीन प्लांट। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सो ऑप्शन डी दैट इज ग्रीन प्लांट, जो हमारे ग्रीन प्लांट है दैट इज द कंपोनेंट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इन प्रोड्यूसर सिस्टम। अब देखो ये प्रोड्यूसर क्या है, सो प्रोड्यूसर बेसिकली क्या होते हैं, जो हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और इन्हीं को हम जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, सेल्फ नरिशिंग कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देख लें कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लें, लाइक ये जो होते हैं हमारे, जो इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं बिकॉज दे आर बेसिकली ग्रीन प्लांट्स, तो इसलिए ये प्राइमरी जो होते हैं क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम इन द प्रोड्यूसर सिस्टम। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय, जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वो किसकी वजह से कॉज होता है। सो द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए ग्रीन हाउस गैसेस, ऑप्शन बी डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ऑप्शन सी पॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव, ऑल ऑफ द अबोव। सो द राइट आंसर फॉर, सो हमारा जो ऑप्शन रहेगा जो क्लाइमेटिक चेंज है दैट इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। इन सब से जो है वो क्या होता है, क्लाइमेटिक चेंज होता है। ठीक है, तो अगर देखें जो मेन जो चीज़ रहती है हमारे क्लाइमेटिक चेंज में वो क्या रहती है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारा ग्लोबल वार्मिंग एक क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारे क्लाइमेटिक चेंज में। सो इसमें क्या होता है, जो हमारा जितना भी हमारा जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे हार्मफुल इफेक्ट भी काज हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामिनेशन के ऊपर, क्लाइमेट चेंज। तो देखिए अगर जितनी भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जिस तरह हो गई हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है, CFCs हो गए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सो ये जितनी भी गैसेज हैं इनकी ये क्या होती है, दे आर हीट ऑब्जॉर्बिंग, इनके बीच ऐसी क्वालिटी होती है कि ये हीट को ट्रैप करती हैं, तो जिसकी वजह से हमारा क्या है, जो हमारी जो एवरेज मीन टेम्परेचर जो अर्थ का होता है वो क्या होता रहता है, वो इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, सो विच रिजल्ट इन द क्लाइमेट चेंज, जो हमारा क्लाइमेट चेंज आता है। सो पॉल्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जो हमारे ओजोन होल हो जाते हैं, ठीक है जी, ओजोन होल हो जाता है, उसकी वजह से भी जो है वो क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स, जो हमारी ओजोन लेयर है वो रिस्ट्रिक्ट क्या करती है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज विजिबल लाइट, ऑप्शन बी इंफ्रारेड रेडिएशन, ऑप्शन सी एक्स रेज गामा रेडिएशन एंड ऑप्शन डी अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन। सो जो हमारी ओजोन लेयर है वो क्या करती है, वो रिस्ट्रिक्ट करती है किसको, अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस को वो क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है, फिल्टर करती है ज़मीन पर पहुंचने के लिए। सो द ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है जी, सो द ओजोन लेयर इज एन एरिया और अ कंटिन्यू रीजन इन द स्ट्रेटोस्फीयर ऑफ द अर्थ दैट इंक्लूड हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन O3 एंड प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन से जो है ये हमें
बचाती है। सो ओजोन लेयर किसको रिस्ट्रिक्ट करती है? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जमीन पर आने से। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल निच। एक कंसेप्ट रहता है हमारी इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी जिसको बोलते हैं हम इकोलॉजिकल निच, was first introduced by किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सीसी पार्क, ऑप्शन बी ईपी ओडम, ऑप्शन सी जे ग्रिनल एंड ऑप्शन डी जी ई हुचिटसन. So the right answer for this question is your option C, that is J. Grinnell. जे ग्रिनल के द्वारा इकोलॉजिकल निच टर्म दी गई थी इन 1917 में दी गई थी. सो इट्स फोकस्ड ऑन द हैबिटेट रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्पीशीज फॉर इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन. सो ये इकोलॉजिकल निच होती है एक्चुअल ये एक रोल प्ले करती है इन्वायरमेंट में. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज Which one of the following ecosystem is known as land of big game? कौन सा एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसको हम लैंड ऑफ द बिग गेम्स भी कहते हैं? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे. ऑप्शन ए सेल्वास, ऑप्शन बी सवानास, ऑप्शन सी प्रेरीज, ऑप्शन डी टाइगा. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज सवाना. सवाना. सो ये सवाना क्या होता है? द सवाना इज नोन एज द बिग गेम कंट्रीज या लैंड ऑफ द बिग गेम्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रैप्ड और किल्ड ईच ईयर बाय द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो यहाँ पे क्या होता है? द सवाना इज नोन एज द बिग गेम कंट्री क्योंकि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एनिमल को मारा जाता है और वहाँ पे ट्रैप किया जाता है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो देयर आर मेनली टू ग्रुप्स ऑफ एनिमल इन सवाना. एक तो होते हैं हमारे ग्रास ईटिंग, एक होते हैं हमारे ग्रास ईटिंग हर्बीवोरस एनिमल और दूसरे जो होते हैं हमारे फ्लैश ईटिंग कार्निवोरस एनिमल हमारे होते हैं. तो सवाना एक्चुअल होता क्या है? तो जब सवाना जो बायोम है, जो हमारा सवाना बायोम्स जो है, जो हमारा सवाना बायोम है, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज आल्सो नोन एज द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. इसको हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी कहते हैं. सो दिस बायोम इज रिफर्ड टू एज द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड as it is mainly found in the tropical and the primary plants are grass and with only a few and a widely scattered tree जो हमारे इसके साथ होते हैं. ठीक है. सो द लैंड ऑफ द बिग गेम जो हमारा कौन सा रहता है? हमारा सवाना रहता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हायर ऑर्डर बायोटिक लेवल इंक्लूड. जो हमारा हायर लेवल बायोटिक ऑर्डर है वो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन ये फ्रेम कर दिया है. सो ऑप्शंस और ऑप्शन ए पॉपुलेशन, बी सेल, ऑप्शन सी जीन एंड ऑप्शन डी टिश्यू. सो ये तो सिंपल है कि हायर ऑर्डर इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए जो हमारा पॉपुलेशन है, जो हमारा पॉपुलेशन जो है वो हमारा हायर ऑर्डर में आता है. ठीक है. सो the higher biotic level include population. So a population is the summations of all the organism of the same group or a species. So इसको कहते हैं हम. ठीक है. So the next question on your screen is which one of the following is a part of geological cycle? कौन सा हमारा पार्ट है जिसको हम जियोलॉजिकल साइकिल में, जो जियोलॉजिकल साइकिल में होता है? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कार्बन साइकिल, ऑप्शन बी हाइड्रोजन साइकिल, ऑप्शन सी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड ऑप्शन डी नाइट्रोजन साइकिल. बेसिक सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता ये एग्जामिनेशन में आएगा बट फिर भी. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है हमारा, दैट इज अ पार्ट ऑफ जियोलॉजिकल साइकिल. ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मगर क्या है कि हाँ इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं. कार्बन साइकिल्स में आ सकता है, हाइड्रोजन साइकिल में आ सकता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल में से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है जी. सो स्किप नहीं करना है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिजिग्नेटेड एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। लंग्स ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। जिस तरह हमारे फेफड़े काम करते हैं वैसे पूरी दुनिया में के लिए कौन सा ऐसा ऐसे फॉरेस्ट हैं जो लंग्स का काम करते हैं, फेफड़ों का काम करते हैं, हमारी ज़िंदगी को सांस लेने में, मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है। सो ऑप्शंस और ऑप्शन ए मैंग्रोव फॉरेस्ट, ऑप्शन बी अमेज़न फॉरेस्ट, ऑप्शन सी टाइगर फॉरेस्ट एंड ऑप्शन डी इक्वेटोरियल ग्रीन फॉरेस्ट। सो हमारे जो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड हैं दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज अमेज़न। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो हैं हमारे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहे जाते हैं। सो द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेज़न, so it is known as the lungs of the planet earth because they are responsible for the production of about 20% of the earth oxygen। क्योंकि ये 20% ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। दे आल्सो रिमूव अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जितने ज़्यादा जंगल होंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा और उतना ज़्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा, रिमूव भी होगा, क्योंकि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फ्रॉम द एयर एंड दे गिव आउट ऑक्सीजन हमें देंगे, ठीक है। सो अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज पॉपुलरली नोन एज द लंग ऑफ द प्लेनेट अर्थ। इसको लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ भी बोला जाता है बिकॉज इट्स वेजिटेशन कंटिन्यूसली रिसाइकलिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन में ये करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम टाइगर के बारे में कुछ देख लें, सो इट इज प्रेजेंट इन द ब्रॉड बेल्ट। इट इज प्रेजेंट इन अ ब्रॉड बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उस बेल्ट में पाया जाता है। रिप्रेजेंटेड द लार्जेस्ट टेरिशियल बायोम होता है। उसके बाद अगर हम देखें कुछ टुंड्रा फॉरेस्ट के बारे में, टुंड्रा फॉरेस्ट के बारे में, सो टुंड्रा फॉरेस्ट इज अ बायोम वेयर द ट्री ग्रोथ इज हिंडर्ड बाय लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर से हिंडर्ड होती है, मतलब खत्म होती है। हिंडर्ड मतलब कम हो जाती है। एंड अ शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, और वहां पे बहुत शॉर्ट ग्रोइंग सीजन रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट this question. So the lungs of the world is Amazon rainforest. So the next question on your screen is an artificial ecosystem is represented by। जो artificial एक ecosystem है वो कौन सा represent करता है नीचे दिए गए options में। So the option A are agricultural land, option B pisciculture, option C zoo and option D aquarium। So the right answer for this question is your option A, that is aquarium। aquarium जो होता है वो artificial ecosystem होता है। So the ecosystem made by human where both living and non-living component interact with each other, so it is also called as artificial ecosystem। इसको artificial ecosystem भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? aquarium को कहा जाता है, ठीक है जी। so the next question on your screen is the amount of energy as it pass from one trophic level to other in an ecosystem। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इतना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाता है किसी इकोसिस्टम में, तो तब क्या होता है, वो जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज होता है, एनर्जी लेवल डिक्रीज होता है, रिमेन कांस्टेंट एक जैसा रहता है, और नन ऑफ द अबोव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, डिक्रीज होता है। जो हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज पास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल इन अदर इकोसिस्टम, तो उसमें क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर देखा जाए द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑलमोस्ट एवरी इकोसिस्टम ऑन द अर्थ जो है वो क्या है, दैट इज हमारी सन, हमारा सूरज रहता है। ठीक है, ये भी चीज आप याद रखेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज what term donate the organism getting their food from other। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज का चक्कर है। वो कौन से ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो दूसरों से अपना खाना लेते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, प्रोड्यूसर्स, सिंथेसाइजर्स। सो हमारे को पता है जो हम दूसरों से खाना लेते हैं वो हम ही जितने प्राणी हैं, ह्यूमंस ही हैं, वही लेते हैं। सो कौन सा मोड है, सो हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, ठीक है। सो क्या होते हैं, सो heterotrophic nutrition जो होती है, that is a mode of nutrition in which organism depends upon other organism for food and survival, ठीक है, डिपेंड रहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा और, अब देखो ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स सेम हैं, ऑटोट्रॉप्स को ही प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं और इन्हीं को प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। और हेटेरोट्रॉप्स को क्या बोलते हैं, इनको कंज्यूमर्स बोलते हैं, इनको कंज्यूमर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये कंज्यूम करते हैं। और एक और होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स जो सड़ा गला माल खाते हैं जिसमें हमारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज सुपरसोनिक जेट काज पॉल्यूशन बाय थिनिंग ऑफ। सुपरसोनिक जेट जो होते हैं हमारे, जितने भी हमारे सुपरसोनिक जेट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो क्रिएट पॉल्यूशन करते हैं, और वो किस चीज को थिन कर रहे हैं, O3 लेयर, दैट इज ओजोन लेयर, C2 लेयर, SO2 लेयर या O2 लेयर, ऐसा तो कुछ होता नहीं। सो हमारी जो ओजोन लेयर है, जो हमारी ओजोन लेयर है उसको क्या करते हैं, उसको थिन करते हैं। सो क्योंकि जितने भी ये जो एयरक्राफ्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये CFCs रिलीज करते हैं, ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी ये जो ओजोन लेयर है वो थिन हो रही है क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेज है। फिर अगर कुछ और देखें, हाँ ओजोन के बारे में काफ़ी पूछ लेते हैं क्योंकि इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के बेस पे अगर वो एग्जामिनेशन में फ्रेम करेंगे। सो अगर देखेंगे वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, सो सितंबर 16 को ये मनाया जाता है, ठीक है जी। फिर कुछ और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, लाइक अगर देखें हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक चीज़ है, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, एक्टिव मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके रिलेट होती है, तो ये डिप्लीट ओजोन लेयर के ऊपर होती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है दैट इज डिजाइंड टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर फ्रॉम, हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द वर्ड इकोलॉजी वाज कॉइंड इन 1860 बाई। जो वर्ड इकोलॉजी है वो किसके द्वारा 1866 में दिया गया था। सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी रॉबर्ट विटेकर, ऑप्शन सी Arthur Tinsley, and option D Ernest Haeckel. So the right answer for this question is your option D, that is Ernest Haeckel ने ये टर्म दी थी इकोलॉजी, और ये टर्म दी थी ओकियोलॉजी, ये टर्म दी गई थी किनके द्वारा, अर्नेस्ट हैक्कल के द्वारा दी गई थी। और ये जो अर्नेस्ट हैक्कल थे दैट इज अ जर्मन साइंटिस्ट, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द कंसेप्ट
ऑफ कार्बन क्रेडिट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा वो एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं जी, व्हाट इज कार्बन क्रेडिट। सो द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, किन ये जो ऑप्शन दिए गए हैं किस में ओरिजिनेट किया था कार्बन क्रेडिट। सो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, ऑप्शन ए काइटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी अर्थमिट, ऑप्शन सी दोहा रोंड, ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। So the concept of carbon credit emerged during Kyoto Protocol, option A. So क्या हुआ था, the concept of this carbon credit emerged during the Kyoto Protocol discussion and it is an integral part of the today's environment economy. हमारी जो present environmental इकोनॉमी है इसके ऊपर बेस है। सो क्या हुआ था, अगर देखा जाए ये कार्बन क्रेडिट होता क्या है, ये कार्बन क्रेडिट होता क्या है, तो ये यहाँ पे काइटो प्रोटोकॉल में क्यों डिस्कस किया गया था। सो अगर देखा जाए, सो ये कार्बन क्रेडिट क्या होता है। सो अ कार्बन क्रेडिट इज अ सर्टिफिकेट, ये एक वो सर्टिफिकेट होता है दैट allows its holder to emit greenhouse gases। मतलब ये एक लाइसेंस रहता है हर एक मेंबर पार्टनर के साथ जो काइटो प्रोटोकॉल में साइन किया गया था कि कार्बन क्रेडिट वो कंट्रीज को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि वो कितना जो है ग्रीन हाउस गैस को इमिट करेंगे। ठीक है, वो कर सकते हैं लेकिन कितना कर सकते हैं ये इस काइटो प्रोटोकॉल में डिस्कस किया गया, क्योंकि अगर हमको तो जितना भी कार्बन कंपोनेंट्स हैं उसको रिड्यूस करना है, क्योंकि उसकी वजह से जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स हो रहे हैं। तो ये एक टर्म थी कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है, इसमें अलो किया गया था कि कंट्रीज को कि वो कुछ थोड़ी अगर वो यूज कर सके, अलो कर देते हैं कि कुछ कार्बन जो है हमारी जो है वो आप गैसेस रिलीज भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इनके बगैर चारा भी नहीं है। ठीक है, सो अगर देखा जाए ये वन कार्बन क्रेडिट जो होता है, वन कार्बन क्रेडिट क्या होता है, इज इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इतना हम जो है वो रिलीज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन क्रेडिट। तो कहां पे डिस्कस किया था, सो काइटो प्रोटोकॉल में डिस्कस किया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, which of the following environmentalist first gave the concept of biodiversity hotspot। ये जो biodiversity hotspot concept है ये किनके द्वारा दिया गया था। so the options are option A Julia Hill, option B John Muir, option C Norman Maier and option C Gaylord Nelson। so the right answer for this question is your option C Norman Maier ने जो था वो कौन सा कंसेप्ट दिया था, biodiversity hotspot। so biodiversity hotspots are the area where a high density of biodiversity that are also the most threatened one जो होती है। ठीक है, so अगर देखें हमारे पास इनिशियली हमारे पास 25 biodiversity hotspot थे। ठीक है ना, ठीक है, वर आइडेंटिफाइड बट सब्सिक्वेंटली उसमें से क्या थे, 9 more has been added to the list, bringing the total number of this biodiversity hotspot in the world is 34 हो चुके हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, इन फूड चेन द सोलर एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट इज ओनली। फूड चेन में जो प्लांट्स हैं वो कितनी एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है, सोलर एनर्जी कितनी यूज करते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 0.01%, ऑप्शन सी 0.1% और ऑप्शन डी 1%। सो ऑप्शन डी दैट इज 1% ऑफ द सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। 1% ही एनर्जी वो ट्रैप और यूटिलाइज कर पाते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ड्यू टू। हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो किन की वजह से खत्म हो रही है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ऑप्शन सी डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट,
ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज अबो। सो ऑप्शन डी जो है हमारा ऑल ऑफ दीज अबो, इन सब से डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटाट करेंगे, उसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, दैट इज योर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, जितना भी है उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जितनी भी हमारी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जितने भी हम जंगल काट रहे हैं उसकी वजह से भी क्या हो रही है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। सो हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा हम जंगल लगाएंगे तभी हमारी जो है वो बायोडाइवर्सिटी बच पाएगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज ग्लोबल 500 अवार्ड इज गिवन फॉर द अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ, जो ग्लोबल 500 अवार्ड है वो किसकी फील्ड में अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी इन्वायरमेंट अगेंस्ट नार्कोटिक्स, ऑप्शन सी मूवमेंट अगेंस्ट टेररिज्म, एंड ऑप्शन डी पॉपुलेशन कंट्रोल। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन हमारा आ जाता है ऑप्शन ए, दैट इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ये अचीवमेंट के लिए अवार्ड दिया जाता है। सो द ग्लोबल 500 अवार्ड आर गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। तो उसके बाद अगर देखें हमारा जो यूनाइटेड नेशन दिस इन्वायरमेंट प्रोग्राम था UNEP, सो इस्टेब्लिश दिस द ग्लोबल 500 अवार्ड रोल द ओनर्स, जितना भी था तो इट वाज इस्टेब्लिश इन 1987 में ये इस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज द मोस्ट यूटिलाइज्ड बाय बायोमास, कौन सी एनर्जी है जो बायोमास ज्यादा यूटिलाइज करता है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए एटॉमिक एनर्जी, ऑप्शन बी सोलर एनर्जी, ऑप्शन सी जियोथर्मल एनर्जी, एंड ऑप्शन डी टाइडल एनर्जी। सो द ऑप्शन बी दैट इज योर सोलर एनर्जी जो है वो बायोमास ज्यादा जो है वो क्या करता है, यूटिलाइज करता है। सो द सोलर एनर्जी इज द मोस्ट यूटिलाइज्ड इन बायोमास। It is the energy that is used by the green plant to carry out photosynthesis and prepare food, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। So I think लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, so इसको हम यहीं सम अप करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, यहीं सम अप करते हैं। So ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बने रहें हमारी यूट्यूब चैनल के साथ, दैट इज योर अपना यूट्यूब चैनल पहाड़ी तालीम फाउंडेशन। पढ़ना है, बढ़ना है। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।